तो चलिए आज आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्मों का लेखांकन एवं क्या आधारभूत सिद्धांत। तो सबसे पहले जानिए कि साझेदारी होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज साझेदारी, ये साझेदारी होती क्या है। अच्छा सुनो, तुम लोग जब पिछले साल 11वीं में अकाउंट्स के फील्ड में कदम रखे थे तो तुम लोग को याद होगा मैंने बताया था व्यापार के बारे में। तो एक व्यक्ति व्यापार करता है ना, तो पहले क्या होता था, एक व्यक्ति व्यापार करता था। जैसे उसने व्यापार शुरू किया, अब ये व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया तो व्यापार में क्या लगाएगा, पूंजी। ठीक है, मान लीजिए इस व्यक्ति ने 100 रुपये पूंजी लगाई व्यापार में, तो उसने 100 रुपये पूंजी लगाई व्यापार में और व्यापार चलने लगा। और अपने कुछ एरिया के लोगों का, अपना उसका कोई क्षेत्र रहा होगा, कोई मोहल्ला गली मोहल्ला रहा होगा, उस क्षेत्र के लोगों का वो जो भी वो लोग मांग करते थे, जो भी वो डिमांड करते थे, उस डिमांड को क्या करने लगा, पूरा करने लगा। अपना गली मोहल्ले में देखो, ये भी सीधी सी बात है, गली मोहल्ले में वो व्यापार करेगा तो 100 रुपये उसने मान लो पूंजी लगाया और व्यापार चालू कर दिया, लोगों को माल सप्लाई करने लगा। अब जैसे से इसको व्यापार कर रहा था, अब क्षेत्र दुनिया में एक तो होते नहीं है, धीरे से क्या हुआ, एक क्षेत्र और वालों को पता चला कि भाई एक बंदा है इस क्षेत्र का, जो हम जाते हैं उस व्यापार में, हम जो भी मांगते हैं, आटा दाल गेहूँ चावल जो मांगते हैं वो हम लोग को दे देता। अपने आप में एक सुपर मार्केट है, वो हमको दे देता। तो उसके साथ कुछ दूसरे जो दूसरे गली मोहल्ले के लोग थे वो भी उसके पास क्या होने लगे, आने लगे। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ग्राहक बढ़ेंगे तो पूंजी का दायरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। सही बात है, गलत बात है, पैसा और नहीं लगाना पड़ेगा। जहाँ वो अपने मोहल्ले के लिए मान लो 50 किलो चावल बेचता होगा, अब ग्राहक बढ़ जाएंगे तो उसको हो सकता है 100 किलो चावल खरीद के बेचना पड़े, तो 100 किलो खरीदने के लिए उसको पैसा लगेगा, तो पूंजी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पूंजी जब बढ़ी तो मान लो पूंजी लगा तकरीबन 200 रुपया। अब 100 रुपये से काम नहीं चलेगा भैया, कितने से काम चलेगा, 200 रुपया से। ठीक है, तो बोला भाई इतना दिन व्यापार किया, अच्छा खासा कमाया था, चलो उसने 200 रुपये भी क्या कर दिया, लगा दिया। फिर व्यापार बढ़ा, व्यापार को उन्नति करने लगा, उसके साथ 2-4 और क्षेत्र के लोग जुड़ गए और मोहल्ले वाले लोग आने लगे इसके पास माल मांगने के लिए। तो इसका भाई अब इसका जो माल का मांग था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो जब बहुत ज़्यादा माल बढ़ने लगा तो कॉमन सी बात है, पूंजी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तब इसने देखा कि मुझे अगर इन लोगों का मांग को पूरा करना है, इन मांग की पूर्ति करनी है, तो मुझे कितने रुपये पूंजी लगानी पड़ेगी व्यापार में। तब इसने डिसाइड पता किया तो पता चला कि इतने सारे क्षेत्र के लोगों का मांग को अगर पूरा करना है तो उसको 500 रुपये पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। कितने रुपये पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, 500 रुपया। ठीक, लेकिन 500 रुपये इतनी बड़ी रकम थी, मान लो ना आप लोग के लिए बड़ी रकम नहीं है, अभी मानना पड़ेगा अकाउंट्स में, अभी ज़्यादा बड़ा रकम रखूँगा तो तुम लोग क्या औकात से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो 500 रुपये इतनी बड़ी रकम है जो इस व्यक्ति के लिए जुटा पाना पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति का एक दायरा होता है, अपना भी एक दायरा है ना भाई, 1000-2000 तक ठीक है। अभी तो अपन 1-2 रुपये में ही खुश रहते, 5-10 रुपये में, है ना, कितने में खुश रहते, 100 रुपया, है ना, एक दायरा होता है। वैसे ही इस व्यापार का व्यक्ति 200-300 रुपये तक लगाना था, तब तक तो अपने व्यापार में लगा दिया, लेकिन यहाँ पर इस व्यापार का दायरा कितना हो गया, पूंजी का दायरा 500 रुपये हो गया। अब इसको 500 रुपये पूंजी लगाएगा तब वो इतने सारे लोगों का डिमांड को पूरा कर पाएगा, अदरवाइज पूरा नहीं कर पाएगा। तो बताओ अब इसने क्या किया, क्या इसके पास 500 रुपये था, नहीं था इसके पास 500 रुपये। इसने खूब मेहनत किया, मशक्कत किया, फिर भी कितना जुटा पाया मालूम, सिर्फ 250 रुपये ही जुटा पाया। ये व्यक्ति कितना जुटा पाया, 250। पूंजी कितनी लगनी है, लेकिन इसके पास है कितना पूंजी, सिर्फ 250 रुपये। क्या करे, भगा दे बाकी लोगों को, क्या बोले, जाओ भैया मैं जितने लोग को बेच रहा हूँ माल उतने ही लोग को माल बेचूंगा, इससे ज़्यादा मैं माल नहीं बेच सकता। क्या करे अभी बंदा। तब इसने क्या किया मालूम है, तब ये तो पैसा लगा ही रहा था, चलो इसका मान लो नाम ए है, ठीक है, ये तो पैसा लगा ही रहा था। इसका दोस्त आया, बोला क्या बात है भाई, वो क्या परेशानी है। तो बोला भाई देख ना, मैं व्यापार कर रहा हूँ, मेरे व्यापार में 500 रुपये पूंजी लगनी है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 250 रुपये है। तो इसका दोस्त बोला लेना 250 रुपये मैं भी लगा देता हूँ व्यापार में, मैं मालिक के तौर पर मैं भी कितना लगा देता हूँ, 250 रुपये। देखो 250 रुपये ये पूंजी लगाया, 250 रुपये इसका दोस्त बी ने भी क्या लगा दिया, पूंजी लगा दिया, और कुल मिला कितना पूंजी लग गया, 500 रुपये। फिर व्यापार क्या होने लगा, चलने लगा। अब व्यापार की क्या कहानी है, व्यापार एक है लेकिन मालिक कौन कौन है यहाँ पे, पूंजी कौन लगाया, ए और बी। पता ना, जो व्यापार में पूंजी लगाता उसी को अपन क्या कहते हैं, मालिक कहते हैं, है ना। तो इस बार व्यापार में पूंजी किसका लगा हुआ है, ए और बी का। देखो व्यापार एक है और मालिक कितने हैं, अनेक है, 2 है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर व्यापार में पूंजी लगाते हैं और इसमें जो भी लाभ होगा, सपोज इस व्यापार में लाभ होगा, जो भी लाभ होगा, तो इस लाभ में किसका अधिकार होगा, दोनों साझेदारों का, आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो इसी को अपन बोलते हैं साझेदारी। यहीं से साझेदारी का जन्म हुआ। पहले व्यापार कैसे होता था, अकेला व्यक्ति व्यापार करता था। आप लोगों ने भी अपने आंखों से बचपन से लेकर आज तक जो भी अपने गली मोहल्ले में व्यापार देखा होगा, उसका मालिक कौन रहा होगा, एक ही व्यक्ति को आपने देखा है।
ठीक। लेकिन समय बढ़ा, कई बार ऐसा होता है कि व्यापार का दायरा बढ़ जाता है कि भाई एक समय के बाद पूंजी लगाने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो हर एक व्यक्ति की सीमित होती है। तो जब वो अपने से 2-3 व्यक्ति को और जोड़ लेता है, अच्छा इसमें हो सकता है 2 व्यक्ति और जुड़ जाए, 3 व्यक्ति और जुड़ जाए, तो जैसे जैसे व्यक्ति जुड़ते जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म। समझ में आ गया? तो क्या सीखा हमने साझेदारी से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा कोई भी व्यापार जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं, तो उस व्यक्ति और उसमें जो भी लाभ होगा उसको आपस में बांटेंगे, वो क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा। समझ में आ गया साझेदारी का मतलब? कोई दिक्कत है? नोट करना चाहोगे? चलो नोट कर लो, यहाँ तक है, समझ लो। देखिए अभी साझेदारी के बारे में जानते हो, साझेदारी के मतलब समझ में आ गया, लेकिन साझेदारी को थोड़ा सा अपने को थोड़ा थ्योरिकल रूप में भी देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, साझेदारी की परिभाषा। अब जब भी एग्जाम में अगर बोलेगा तो आप यही परिभाषा लिख के आएंगे। क्या होता है साझेदारी की परिभाषा? हो तो मैंने समझा दिया कि साझेदारी होती क्या है, वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपको समझा दिया कि होती क्या है, लेकिन वैसा लिख के मत आना। लिखने बोलेगा तो ऐसा लिख के आओगे। समझो, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा, पहले तो आप बोलोगे सर ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या है? एक बात बताऊँ, अपन कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है, अगर कोई एक, देखो भारत देश में हम लोग रहते हैं कई लाखों करोड़, भारत देश की जनसंख्या क्या, आबादी क्या है? तकरीबन 125 करोड़। 125 करोड़ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो 125 करोड़ में कुछ अच्छे लोग भी होंगे और कुछ बुरे लोग भी होंगे। तो कोई अच्छे लोग भी होंगे कि देखो कोई भी काम करेगा तो हो सकता है कोई गड़बड़ी करे, हो सकता है कोई मर्डर जैसा कुछ करे, कोई चोरी करे, कोई किसी न किसी प्रकार का क्राइम करे। व्यापार कर रहा तो उसमें भी हो सकता है ईमानदारी से व्यापार ना करे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करे, वो तो हम लोग अपने आंखों से देखते रहते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो जब तरह तरह के लोग काम करते हैं तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, कानून थोपती सरकार, सीधा एक नियम बनाती। देखो अगर जैसे मान लो हम घर में, जैसे हम कोई व्यापार, कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, तो अगर हम अकेले काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई नियम कायदे की जरूरत पड़ती है? नहीं। लेकिन हम वही काम अगर कुछ 2-3 लोग मिलकर वो काम कर रहे हैं एक काम को, फिर वहाँ थोड़ा नियम कायदे की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसी जगह सब करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, तो उसके ऊपर अधिनियम थोपा जाता है। क्या थोपा जाता है? कानून। सीधा सरकार कानून बनाती है और सीधा कानून थोपती, बोलती देखो भैया अगर ऐसा ऐसा गलती करोगे तो ये सजा मिलेगा। और वो कानून किस में लिखा होता है? उसका एक किताब होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अधिनियम। क्या कहते हैं? सब टॉपिक पे अलग अलग एक अधिनियम बनाया गया है। वैसी साझेदारी भी एक तरह का क्या है, व्यापार है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे। तो हो सकता है इसमें कई साझेदार अच्छे भी हों, साझेदार बुरे भी हों। तो इनके साथ अगर अच्छा 2-3 लोग काम कर रहे, हो सकता है एक साझेदार, 2 साझेदार है, ए और बी। एक बहुत अच्छा साझेदार है, भला मानुस है, देव मानुस है, और एक साझेदार बी है, वो बहुत बदमाश है। तो भाई उन लोग के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नियम बनाए गए हैं। एक नियम बनाया गया जिसको बोलते हैं, पुस्तक बनाई गई जिसको बोलते हैं अधिनियम। हर एक चीज़ पे, मर्डर करोगे तो ये सज़ा मिलेगा, चोरी करोगे तो ये सज़ा मिलेगा, वैसी सबका एक कानून बना हुआ है। उसी प्रकार साझेदारी व्यापार में भी एक कानून बना है जिसको बोलते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। 1932 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये नियम कब बना था भारत में? 1932, यानी अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, वही आज तक चला आ रहा है। तो कि धारा 4 के अनुसार, तो अधिनियम है, इसमें सारे नियम कायदे लिखे कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी में व्यापार कैसे किया जाता है, क्या नियम होते, सारे नियम कायदे सब लिखे हुए हैं। कल को साझेदारों में कोई भी मतभेद हुआ होगा तो इसी अधिनियम की पुस्तक में देखकर उसके क्या नियम है उसको क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाता है। तो अधिनियम 4 के अनुसार, तो धारा 4 के अनुसार, तो 4 में लिखा है इसका परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा बताई गई है। देखो परिभाषा वही है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक, क्या बोल रहे हैं? साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है। जो साझेदारी है ना, ये जो साझेदारी है, मान लो यहाँ पे 3 साझेदार है, सपोज हम 3 साझेदार मान लेते हैं। वैसे तो मैंने एग्जांपल में 2 बताया, हम 3 बना लेते हैं, ABC 3 साझेदार है। ठीक है, मालिक 3 है इस व्यापार के। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है, ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया गया है जो कि उन सबके द्वारा, जो व्यापार उन सबके द्वारा सब मिलकर चलाते होंगे या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता होगा। मतलब ये ऐसा व्यापार है। साझेदारी किसको कहा जाएगा? साझेदारी उसको कहा जाएगा जो सबके द्वारा, ये व्यापार में लाभ होगा, ठीक है, बांटेंगे। तो लाभ क्यों बांटेंगे भाई? पूंजी लगाएंगे तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट शर्त ये भी है कि इस व्यापार को सब मिलकर चलाएं, क्योंकि व्यापार का मालिक चलाता है ना। अभी अपने गली मोहल्ले में देखते हो कोई व्यापारी व्यापार करता होगा, देखना बाकायदा अपने व्यापार में बैठता हो, पूरे व्यापार की एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है, सारी क्रियाओं को हैंडल करता है। सही बात है कि नहीं है? वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस व्यापार को सब मिलकर क्या करेंगे, चलाएंगे। तीनों मालिक है ना, तीनों मिलकर चलाएंगे।
या उनमें से कोई एक भी चलाएगा तो भी चलेगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने पैसा लगा दिया, सिर्फ व्यापार में क्या लगा दिया, पूंजी लगा दिया और अपने अपने घर में बैठ गए और उन्होंने एक मैनेजर रख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, एक तो मैनेजर रख दिया। मैनेजर साझेदार है क्या? नहीं, वो तो मैनेजर रख दिया, एक मैनेजर संभाल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में भी साझेदारी अधिनियम बोलेगा इल्लीगल है। रूल क्या कहता है, इसमें जो भी पूंजी लगाएंगे लाभों को बांटेंगे, साथ में इस व्यापार को सब चलाएंगे या उनमें से कोई एक भी अगर चलाएगा तो भी चलेगा। मतलब बोले भाई ठीक है, ए जो है चला रहा है व्यापार को, बी और सी अपने अपने घर में क्या है, बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो भाई एक साझेदार तो चला रहा है ना कोई एक, तो भी बात बनेगी, तब भी वो साझेदारी फर्म क्या होगा, कहलाएगा। तो साझेदारी फर्म का समझ में आया क्या हुआ? तो क्या बोला हमने, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जो कि ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने के लिए समझौता किया है, उन्होंने समझौता किया आपस में, जो कि उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता होगा। ये है डेफिनेशन। कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को? पूछ लो, नहीं पूछना है चलो नोट करो इसको। चलिए देखिए, अब हम लोग साझेदारी की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विशेषताएं क्या होती है, क्या खास बात होती है साझेदारी की। सबसे पहले हम लोगों ने साझेदारी का एक प्रकार से साधारण रूप में जाना कि साझेदारी होती क्या है, व्यापार की तरह होता है। उसके बाद हमने उसकी परिभाषा देखी, अब उसकी विशेषताएं देखेंगे क्या खास बातें इसकी, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों देखो क्या लिखा है, साझेदारों की संख्या। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने क्या देखा, साझेदारों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति व्यापार कर रहा, साझेदार कहलाएगा क्या? कम से कम 2, न्यूनतम कितने हैं, 2 या 2 से अधिक। तो आप बोलोगे सर कितने अधिक, क्या 300-400 चले जाएंगे? देखते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल न्यूनतम तो 2 होने चाहिए, लेकिन अधिकतम की बात की जाए तो साझेदारी अधिनियम 1932 में न्यूनतम अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार अधिकतम संख्या कितनी होगी, 50। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि साझेदारी फर्म में अधिकतम संख्या कितनी होती है साझेदारों की, तो आप कितना लिख कर आएंगे, 50। कितना बोलेंगे, 50। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इससे पहले 20 चलता था, बट अभी वो तो बुक में उल्लेख भी नहीं, तो ध्यान भी मत देना, ठीक है, 50, ओके। लेकिन अगर वो बैंकिंग व्यवसाय है, कैसा व्यवसाय है, बैंकिंग भी एक तरह का व्यापार है। वो एक साधारण व्यापार होता है। साधारण व्यापार मतलब जो नॉर्मल व्यापार करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिशनल व्यापार करते हैं, और एक व्यापार होता है बैंकिंग व्यवसाय। बैंक देखते हो ना, बैंक आप लोग भी एक तरह का व्यवसाय होता है, पैसों का लेन देन होता है, वहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, वहाँ से प्रॉफिट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं बैंकिंग व्यवसाय। तो अगर बैंकिंग व्यवसाय वाला वो लोग व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। कोई डाउट है? पक्का, ठीक है। अब आगे देखो, अनुबंध या, हाँ, दूसरा विशेषता होती है अनुबंध या समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। साझेदारों के मध्य जो समझौता होगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साझेदारों के मध्य जो समझौता होगा वो उसको बोलते हैं अनुबंध। भाई जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे तो हो सकता है कल को मतभेद हो जाए, हो सकता है जब व्यापार करे, कुछ पूंजी लगाए, जब लाभ बांटने की बात आई तो कोई साझेदार बोला मैं ज़्यादा लूँगा, कोई साझेदार बोला कि मेरे को ज़्यादा चाहिए, आपस में लड़ाई हो गया। कोई साझेदार बोला कि मैंने व्यापार में काम किया है तो मुझे वेतन चाहिए, कोई साझेदार बोला मैंने व्यापार का माल बेचवाया है, मुझे कमीशन चाहिए। तो ऐसे करके आपस में क्या होने लगेंगे, एक दूसरे का मुंह कान फोड़ना चालू कर देंगे। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग पहले से क्या कर लें, अनुबंध कर ले, या फिर क्या कर ले, समझौता कर ले। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। उसके बाद होता है वैध व्यवसाय। अगला क्या होता है, वैध। भैया वैध होना चाहिए व्यवसाय। चलो साझेदारी करेंगे, चलो लूट मार करने चलते मिल के 10-12 लोग, वापस में बांट लेंगे जो भी अपन लूट डकैती करेंगे, चलो। इसको साझेदारी थोड़ी ना कहा जाएगा। साझेदारी उसको कहा जाएगा जो बाकायदा वैध व्यापार हो, जो लीगल व्यापार हो, बाकायदा आप माल खरीद के माल बेचने वाला व्यापार कर रहे हो। अब तुम ऐसे चीज़ों का व्यापार कर रहे हो जो हमारे देश में इलीगल है। अभी मान लो कहीं पे शराबबंदी, किसी स्टेट में शराब को बेचने का काम कर रहे हो, तो इलीगल है ना भैया। इसके अलावा ड्रग्स या फिर गांजा वांजा बेचने का, गांजा तस्करी करने का व्यापार कर रहे हो, आपस में साझेदारी करो, तो ऐसा व्यवसाय को साझेदारी नहीं कहा जाएगा ना, बाकायदा वैध होना चाहिए। समझ में आया? वैध। अच्छा, वैध कौन सा वैध बोल रहे हो, जो इलाज करता वाला वैध समझ रहे हो क्या? वैध मतलब कानूनी, ठीक है, कानूनी होता है। इसके बाद लाभ का विभाजन, उनके बीच में जो लाभ का विभाजन होना चाहिए। भाई जो भी साझेदार व्यापार करेंगे कुछ पूंजी लगाएंगे, हर एक साझेदार अलग अलग पूंजी लगाता है, तो उसमें जो भी लाभ होगा वो आपस में उन लोगों को बटेगा। वो लाभ कैसे बांटेंगे वो उनके समझौता में होगा, बराबर बांटेंगे कि अलग अलग बांटेंगे, वो उनके समझौते में निर्भर करता है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साझेदार फर्म का प्रतिनिधि होता है। बिल्कुल, साझेदार फर्म का प्रतिनिधि। बोलोगे सर कैसे प्रतिनिधि? देखो ये फर्म है ना, ये फर्म है, अब ये साझेदार है, ठीक है। साझेदार ए है, बी है, चलो 2 साझेदार है, ए और बी 2 साझेदार है, ठीक है।
अभी देखो जैसे मान लो माल के लिए, व्यापार के लिए माल खरीदना है, तो कौन जाएगा? फर्म जाएगा खरीदने के लिए। कौन जाएगा? साझेदार। ठीक है, व्यापार के लिए माल बेचना है, कौन बेचेगा? साझेदार। मतलब एक प्रकार से अपने फर्म को लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधि अपने फर्म के। कल को मान लो फर्म कोई गलत माल बेच दिया, किसी को केस करना है, कोई ग्राहक उनके ऊपर केस करना चाहता है। अब कोई ग्राहक है, उसने केस किया, फर्म के ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया, भाई मेरे को माल सही नहीं दिया गया, उसने क्या कर दिया? डायरेक्टली केस कर दिया। तो जब अगर केस कर दिया तो केस किसके ऊपर करेगा? फर्म के ऊपर निश्चित रूप से। लेकिन केस के लिए जब पेशी वेशी अटेंड करना पड़ेगा तो पेशी अटेंड करने कौन जाएगा? साझेदार जाएंगे। यानी एक प्रकार से फर्म को लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्म के क्या है लोग? प्रतिनिधि है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? ये होता है। इसके बाद है व्यापार का संचालन। ये तो समझ गए, व्यापार का संचालन या तो कोई एक करे या सबके सब करे, लेकिन करना जरूरी है। इसके बाद होता है साझेदारी बनने हेतु पूंजी की अनिवार्यता नहीं है। साझेदार अगर आपको बनना है तो उसकी पूंजी की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। मतलब जरूरी नहीं कि क्या बोले, जो व्यक्ति पूंजी लगाएगा, आप बोलो कि सर ये पूंजी लगा रहा है तो यही साझेदार कहलाएगा क्या? नहीं। जो अगर आप मान लो आपके पास कोई साझेदार है, सी है, अब इसके पास पूंजी नहीं है, अब साझेदार सी आया, उसके पास पूंजी नहीं लगाने के लिए, उसके पास एक अलग गुण है। मान लो वो बड़ा अच्छा टेक्नीशियन है या उसको माल बेचने का अलग हुनर है, कोई अलग हुनर है, अकाउंटेंट टाइप का है, तो वो भी व्यक्ति साझेदार क्या हो सकता है? बन सकता है। मतलब साझेदार बनने के लिए पूंजी की अनिवार्यता नहीं है, बिना पूंजी लगाए भी आप साझेदार बन सकते हैं। ठीक है, ये है। तो ये हो सकता है आपके उसमें लिखने को आए, ऑप्शनल में पूछ दे, हो सकता है कुछ छोटा मोटा। ठीक है, एक 8 नंबर क्वेश्चन में। असीमित दायित्व, अगला क्या होता है? असीमित दायित्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब समझते हो? चलो समझाते हैं। देखो मान लो ये साझेदारी फर्म है, ठीक है। अब इस साझेदारी फर्म है, मान लीजिए इन्होंने पूंजी लगाया, मान लो साझेदार ए है, अभी मैं सिर्फ ए की बात करता हूँ, ठीक है, ए की बात करता हूँ। मान लो ए ने पूंजी लगाया, अब ए ने पूंजी लगाया, सपोज, अच्छा पूंजी छोड़ो, पूंजी छोड़िए, अच्छा पूंजी लगाया, चलो 100 रुपये का क्या लगाया इसने? पूंजी लगाया। कितना रुपये पूंजी लगाया? 100 रुपये का पूंजी लगाया। ठीक है, फर्म को अगर मान लो लाभ हुआ तो जो भी लाभ होगा इसको मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन मान लीजिए फर्म को हानि होती है, फर्म को क्या होती है? हानि। मान लो फर्म को 120 रुपये की हानि हो गई, तो 100 रुपये तो डूबा, 20 रुपये क्या करेगा? अपने घर से लाके और डूबेगा। असीमित है। मतलब ये कि कल को अगर फर्म को हानि हुई तो जितना आपने लगाया था तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में अगर कुछ कम पड़े तो घर से लाके आप और डुबाओ, मतलब हर घर में फर्म की हानि की पूर्ति करो, ये कहने का मतलब है। नहीं आया समझ में? चलो और अच्छे से समझाते हैं। देखो मान लो फर्म बंद होने वाला है, सपोज ऐसे, ये एक तरीका तो ये हो गया एक कहानी। दूसरी कहानी और एक है कि मान लीजिए फर्म बंद होने वाला है, फर्म बंद होने वाला है, फर्म का समापन हो रहा है, तो फर्म को बंद कैसे किया जाता है? फर्म के समस्त संपत्ति को बेचा जाता है, ठीक है, और समस्त दायित्व को क्या किया जाए? पेमेंट करा जाए। पहले तो फर्म की संपत्ति को बेचोगे, जो भी पैसा आएगा उससे जितने भी फर्म के दायित्व है, दायित्व मतलब कर्जा, फर्म का जो भी कर्जा उसको चुकता कर देंगे तो फर्म क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो फर्म के दायित्व थे मान लीजिए 1 लाख रुपया, ठीक, और फर्म की संपत्ति कितनी थी? मान लीजिए, अच्छा फर्म की संपत्ति को बेचा हमने, तो संपत्ति को बेचा तो 80,000 रिकवर हुआ। कितना रिकवर हुआ? 80। तो संपत्ति बेचा हमने और कितना रिकवर हुआ? 80,000 पैसा आया। दायित्व कितना देना है? 1 लाख। तो दायित्व तो 1 लाख देंगे, 1 लाख देना, तो हमने 80,000 दिया, वहीं पे साझेदारों ने मिलकर कितना दिया? 80,000 दे दिया। अभी कितना बचा है? 20,000। अब 20,000 का क्या करें? वो अपने घर से लाके 20,000 पूर्ति करेंगे। साझेदार अपने घर का आएंगे, अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भले बेच के लाना पड़ेगा, लेकिन लाके क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। इसको बोलते हैं असीमित दायित्व, अनलिमिटेड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनलिमिटेड। तो जब भी किसी फर्म का बोर्ड देखे होगे, देखना वहाँ लिमिटेड वर्ड देखे होगे, फलाना फलाना लिमिटेड, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? लिमिटेड का मतलब क्या होता है? असीमित, सीमित। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। मतलब ये है कि कल को देखो लिमिटेड, अगर मान लो इसके फर्म के बोर्ड के आगे लिमिटेड वर्ड लिखा है, सीमित लगा, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो संपत्ति को बेचे 80,000 रिकवर हुआ, दायित्व तो कितने थे? 1 लाख। तो ये क्या करेगा फर्म मालूम? फर्म के साझेदार क्या करेंगे? 80,000 रुपये देंगे, 80,000 उसको दे देंगे, बचा कितना? 20,000। तो 20,000 बोलेंगे भैया अब हम नहीं दे सकते। लिमिटेड वर्ड का मतलब होता है कि फर्म की संपत्ति, सिर्फ फर्म की संपत्ति को बेचकर जितना रिकवर होगा उतना ही देंगे, उसके बाद फिर कोई पैसा अपन नहीं देंगे। फर्म दिवालिया कहलाएगा, फिर पैसा अपन नहीं देंगे। मतलब ये लोग अपने घर नहीं जाएंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इनकी इन्वॉल्व नहीं होगी, इनका जो निजी संपत्ति वो इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन अगर यहाँ पे असीमित वर्ड है, यहाँ बोर्ड में क्या लिखा है? अनलिमिटेड। देखो असीमित, साझेदारी फर्म क्या होती है?
असीमित होती है। अगर असीमित लिखा हुआ है तो बच्चों असीमित लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल को अगर संपत्ति 80,000 है, 80,000 बेचा, फर्म की संपत्ति को बेच कर निकला कितना 80,000, 1 लाख देना था, 1 लाख में से 80,000 दिया, बचा कितना 20,000। तो 20,000 लोग अपने घर की प्रॉपर्टी को बेच कर ला के क्या करेंगे, देंगे। लेकिन सीमित में क्या होता है, सिर्फ व्यापार की संपत्ति जितनी बिकेगी, जितना उससे रिकवर होगा उतना ही देंगे, बाकी पैसा नहीं दिया जाएगा। नहीं आया समझ में, भूलोगे तो नहीं। मतलब असीमित, असीमित में क्या है कि साझेदारों की जो निजी संपत्ति वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। मतलब तब तक पैसा डुबोना है जब तक कि खुद ना डूब जाओ, फर्म की जब तक कि पूरी हार्टे की पूर्ति ना हो जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो साझेदारी फर्म करोगे, इसको देख के बड़ा दुख नहीं हो रहा है? सब तो ठीक है सर, बस इसी को देख के थोड़ा सा क्या हो रहा है, दुख हो रहा है ना। चलो ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ तुम लोगों को, एक बात और सुन लो। इसमें पता है क्या होता है, जैसे मान लो 20,000 है ना, 20,000, अभी देखो जैसे 80,000 दी आती, असीमित दायित्व है तो 80,000 दिए, अभी कितना बचा, 1 लाख में से 80,000 दे दिए, बोलो कितना बचा 20,000। तो 20,000 कौन कौन लेकर आएगा, ए, बी और सी मिलकर लेकर आएंगे। अच्छा मान लो सी के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं, कंगाल है वो, सड़क पे। मतलब बोले भाई सी को बोले जा 20,000 में अपना कुछ हिस्सा लेकर आ, 20,000 में उसका कुछ हिस्सा बना लेकर आ जा, बोले तो बोला अरे भैया मेरे पास तो पैसा है ही नहीं 1 रुपया। तब जो 20,000 कौन पूर्ति करेगा मालूम है, ए और बी, ये नियम है। पूरा 20,000 कौन देगा, ए और बी। अब मान लो ऐसा कुछ हुआ कि बी भी बोला भैया मेरे पास भी पैसा नहीं है, अब पूरा 20,000 कौन देगा, ए देगा। समझ में आया? मतलब ये कि अगर कोई साझेदार नहीं दे पाएगा तो उसका भी हानि कौन सहेगा, बचे साझेदार। मतलब असीमित है, जब तक तुम कंगाल नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है तब तक तुम पैसा व्यापार में क्या करते रहो, लगाते रहो, हानि की सिचुएशन में। आई बात समझ में? चलो नोट करो, फिर आगे बताते हैं। चलो देखो, अब बात करते हैं साझेदार के अधिकार। साझेदार के अधिकार क्या हो सकते हैं? देखो, एक साझेदार को व्यापार में अच्छा खासा अधिकार मिलता है भैया। सबसे पहला क्या अधिकार है, फर्म में संचालन में भाग। एक साझेदार, अगर 3 साझेदार है, अगर मान लीजिए एक व्यापार में 3 साझेदार है, साझेदार ए है, बी है और कौन है, सी है, ठीक है, ए बी सी है। अब मान लो ए बी, मान लीजिए ए काम कर रहा है व्यापार में और बी और सी अपने घर में बैठे हैं, परंतु कभी अगर बी और सी चाहें कि वो व्यापार में संचालन करना चाहते हैं तो बाकायदा उनको भी अधिकार है, वो संचालन कर सकते, ए उनको रोक नहीं सकता। यानी कोई भी साझेदार संचालन कर सकता है, उनको बिल्कुल हाथ पाँव मतलब उसको नहीं रोक सकता, ठीक है। मतलब अपनी होशियारी नहीं मार सकता, करना ही पड़ेगा, अधिकार है। कल को साझेदार बनोगे तो देख लेना, ठीक है। तुम लोग निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण का मतलब समझते हो, देख रेख करना। एक साझेदार को पूरा अधिकार है कि वो आके फर्म के जो भी पुस्तकें हैं, कॉपियां हैं, जो भी अकाउंट्स जिसमें रखे जाते हैं, वो सारी पुस्तक कॉपी को क्या कर सकता है, देख सकता है। व्यापार के कर्मचारीगण लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं, अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो सारी बातों को भी वो क्या कर सकता है, देख सकता है। इन शॉर्ट मतलब पूरा निरीक्षण कर सकता है व्यापार का, बिल्कुल मालिक की तरह। मालिक है तो मालिक की तरह ही रहेगा ना, ठीक। उसके बाद सलाह देने का अधिकार। सलाह देना तो सबको अच्छा लगता है, नहीं? आप लोग को भी बड़ा अच्छा लगता है सलाह देने के लिए, तो सब आगे हम गिरे पड़ते आगे बढ़ते हैं। तो व्यापार में अगर कोई भी प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें मान लो सी चाहता है कि भाई मैं भी कुछ बोलूं, तो भाई उसको सलाह देने का अधिकार है। ऐसा नहीं, छोटा नहीं बोल सकता है तू नहीं जानेगा, तू क्या जानेगा, तेरे को क्या सलाह देगा। भाई देने का अधिकार है, बाकी मानना नहीं मानना वो बस सबकी मर्जी की बात है। दे दो सलाह। आप लोगों को भी कोई सलाह देना है, नहीं देना है? लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। अगर कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाया है और साझेदार है तो उसको लाभ में हिस्सा पाने का भी अधिकार है, कोई साझेदार उसको रोक नहीं सकता। यही बात समझ में? ये आता है एग्जाम में लिखने को आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद है संयुक्त स्वामित्व। संयुक्त स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। देखो जैसे मान लीजिए व्यापार होता है तो जो व्यापार का कौन होता है, मालिक होता है। जब व्यापार का मालिक होता है तो जैसे ही आप व्यापार में पूंजी लगाते हो तो व्यापार के तमाम संपत्ति किसके, मालिक के, और व्यापार के तमाम दायित्व मालिक के। मतलब कल को अगर मान लो कल को तुम कोई व्यापार चालू करते हो, उस व्यापार में पूंजी लगाते हो, जैसे ही आप व्यापार में पूंजी लगाओगे, मालिक बनोगे, तो उस व्यापार के तमाम संपत्ति के अधिकारी हो जाओगे आप। तो तमाम संपत्ति आपकी हुई तो तमाम दायित्व भी किसके, आपके। समझ में आया? तो उसी प्रकार यहाँ पे एक मालिक नहीं बल्कि कितने मालिक हैं, अनेक मालिक हैं। तो सबका बाकायदा संपत्ति और दायित्वों पर क्या होगा, बाकायदा जैसा उनका लाभ अनुपात होगा उसमें अनुपात में उनका अधिकार होगा, स्वामित्व अनुपात। समझ में आया? संयुक्त स्वामित्व, सबको उस संपत्ति पर अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उठा के घर ले गए, बस अधिकार है, ठीक है।
पता चल रहा बल्ब पे अधिकार है, बल्ब उठा के अपने घर में लगा रहा है, अधिकार। ठीक ठीक, आगे देखिए ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार, देखो साझेदार फर्म में क्या लगाता है, पूंजी लगाता है कि नहीं लगाता है, ठीक। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज़ है, हर किसी को पैसा जितना वो पड़े कम, पैसा कम है, पूंजी तो लगाया इन्होंने, व्यापार के पास पैसा आया अच्छा खासा, फिर भी व्यापार को मान लो 1 लाख रुपए की और ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की क्या है और ज़रूरत है। अभी लोग बोल रहे कौन देगा कौन देगा कौन देगा कौन देगा, बाहरी व्यक्ति से ले, बैंक से ले, किससे ले, तो बाहर से भी ले सकते हैं, या फिर अगर कोई साझेदार चाहे तो वो अपने तरफ से कुछ पूंजी क्या कर सकता है, पूंजी के अलावा। अब वो बोल रहा मैं पूंजी नहीं दूंगा भैया, मैं ऋण दूंगा, क्या दूंगा, ऋण दूंगा, तो ऋण दे सकता है, तो ऋण दिया। पूंजी में क्या होता है, देखो पूंजी अगर तुम पैसा दोनों तरीके से लगा सकते हैं, पैसा लगाने के 2 रूप है, या तो आप पूंजी के रूप में पैसा लगाओ, तो पूंजी के रूप में पैसा लगाओगे तो क्या होगा, लाभ मिलेगा। लेकिन बेटा अगर हानि हुआ तो फिर उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऋण के रूप में अगर पैसा लगाओगे तो क्या होगा, चाहे व्यापार लाभ में रहे या हानि में रहे, पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है। ऋण पर ब्याज तो मिलना ही मिलना है ना, ब्याज तो हमको मिलना ही मिलना है, तो ये अंतर है। तो अगर कोई साझेदार फर्म को अपनी पूंजी के अलावा भी कुछ देता है तो उसको अपन बोलते हैं ऋण। तो ऋण अगर व्यापार को दिया तो उस ऋण पर ब्याज पाने का पूरा पूरा अधिकार है, कोई साझेदार उसको वंचित नहीं कर सकता। अगर साझेदारों में अगर समझौता नहीं भी हुआ है तो भी अगर वो बोलेगा मेरे को ब्याज चाहिए भैया, तो बाकायदा उसको देंगे साझेदार, क्योंकि अधिनियम में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक। आगे बढ़ते, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अवकाश ग्रहण, अवकाश मतलब छुट्टी लेना। अभी मान लो A, B, C तीनों काम कर रहे थे व्यापार में, अब C बोला भैया मैं पक गया हूँ आप लोगों से, अब मैं जाना चाहता हूँ, बहुत कमा लिया, हो गया, जाना चाहता हूँ। ठीक है भैया जा, कोई रोकेगा नहीं, ऐसा विलन टाइप का डायलॉग नहीं मारेगा ना, यहाँ पे आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का रास्ता नहीं, समझ में आया, ऐसा नहीं होगा सीधा मैं ख़त्म कर दिया, ऐसा वाला रोल ही नहीं है, जाने का उसको पूरा पूरा अधिकार है, जैसे आएगा वैसा जाएगा भी, ठीक है। नए साझेदार के प्रवेश पर को अस्वीकृत करने का अधिकार। अभी जैसे आप लोग रहते हो, अब 3 सहेली आप लोग घूमते हो, कोई दूसरी सहेली आपके ग्रुप में आती है, आप क्या बोलते हैं इसको नहीं लाना, बड़ी घमंडी लड़की, बहुत हुआ होगा तुम लोगों के साथ, है ना। हाँ देखो, हाँ भी बोल रहे हो, ठीक है, वैसी साझेदारी में होता है। अभी साझेदार A है, B है और C है। अब नया साझेदार D फर्म में प्रवेश करना चाहता है, ठीक। तो चलो A को भी मंजूर है, B को भी मंजूर है, लेकिन C को मंजूर नहीं है, C को पसंद नहीं है D। तो C बोला नहीं भाई ने तो नहीं आएगा, तो जैसे ही C बोला नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, मतलब अस्वीकृत करने का अधिकार है। अगर कोई साझेदार चाहे तो उसको अस्वीकृत कर सकता है। आई बात समझ में। इसके बाद आती है आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार। आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन का इमरजेंसी। अब जैसे होता है ना, कई बार सबका साझेदार का काम बटा हुआ है, ये अकाउंट्स देखेगा तो ये माल खरीदेगा, तो ये माल बेचेगा, है सबका काम बटा हुआ है। लेकिन अब आपातकालीन स्थिति आ गई, इमरजेंसी आ गया, मान लो माल का मतलब मान लो ये पैसा लेन देन करने का काम A करता है, A उस समय व्यापार में है ही नहीं, और इमरजेंसी में उनको माल खरीदना या बेचना, कुछ भी इमरजेंसी आ गई, तो B अपना डिसीजन ले सकता है, बाकायदा गले से जाके पैसा क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ऐसा सास बहू टाइप झगड़ा नहीं होगा ना कि नहीं मेरा तो अधिकार किचन पे था, ये डिपार्टमेंट मेरा, तो तुम कैसे घुस गए, ये नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये आपातकालीन में स्थिति में निर्णय लेने का भी पूरा पूरा क्या है, उसका अधिकार है। तो ये सब कुछ अधिकार थे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, साझेदारी होती क्या वो जान लिए, ठीक। उसके बाद हमने साझेदारी की परिभाषा भी जान लिया। एग्जाम में बोलेगा अर्थ लिखो या परिभाषा लिखो, तो वही वाला लिख क्या होगा, साझेदारी अधिनियम 1932 वाला, डन। उसके बाद हमने क्या देखा, साझेदारों के विशेषताएं देखा। फिर हमने क्या देखा, साझेदारों के अधिकार। विशेषताओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा, असीमित दायित्व, तो याद है। अच्छा लगा क्या हुआ, ऐसा होना चाहिए कि व्यापार में मज़ा नहीं आया ना, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, नहीं ऐसे में कोई साझेदारी में फर्म में प्रवेश नहीं करेगा। उसका भी एक तोड़ है, वो कल की क्लास में बताएंगे। समझ में आया। चलिए, तो आज की क्लास इतना काफ़ी है, बाकी मुलाकात कल की क्लास में होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।